खबरों को विस्तार से देखते हैं। अमेरिका में राहुल गांधी ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी बताया। भारत में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। केरल के बीजेपी नेता केजे अल्फोंस ने कहा है कि मुस्लिम लीग एक मुसलमानों की पार्टी है, उसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं है। आतंकवाद जैसे मुद्दों पर वो खामोश रहती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर चुके हैं। वहीं बीजेपी नागपुर की नगर पालिका में इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग के साथ ही सरकार बनी थी। राहुल गांधी ने अमेरिका में पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा था कि मुस्लिम लीग एक सेक्युलर पार्टी है, उसमें कुछ भी नॉन सेक्युलर नहीं है। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की सोच के मुताबिक न सिर्फ मुस्लिम लीग सेक्युलर है, बल्कि बड़े से बड़ा आतंकवादी भी भटका हुआ नौजवान है। जो ये सोच है जो राहुल गांधी वहां पर व्यक्त कर रहे हैं, इस सोच के अनुसार तो बड़े से बड़े आतंकवाद के आरोपी भी सिर्फ भटके हुए नौजवान हैं। ओसामा जी है, हाफिज साहब है, इशरत बेटी है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, बुरहान वानी भटका नौजवान है, अफजल गुरु हालात का मारा है और याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है। तो मुझे लगता है कि आप जब 7 समंदर पार जाते हैं तो हम सब लोगों ने सुना होगा पहले कि किसी का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाए तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है राहुल गांधी जब 7 समंदर पार जाते हैं तो उनका दिमाग पता नहीं कहां हो जाता। बीजेपी के साथ साथ आरएसएस पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी पर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी पलटवार किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए कहा कि जो लोग विदेश जाकर भारत के खिलाफ बात करते हैं वो देश की छवि खराब करना चाहते हैं और ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है। अपने स्वार्थ के लिए भारत को दबाए रखने वाले, आपस में झगड़ता लड़ता रखना चाहने वाले लोग हैं। उनको अवसर मिलता है, वो इसको और चौड़ा करने के लिए तरह तरह के कुचक्र रचते हैं, उसको भी हम महसूस करते हैं। भारत में विवादित देशद्रोह कानून को जारी रखा जाए, ये सिफारिश दी है लॉ कमीशन ने। कमीशन का कहना है कि अगर कानून को खत्म किया तो देश के अखंडता और सुरक्षा पर असर हो सकता है। हालांकि कमीशन ने कानून में कुछ बदलाव करने के भी सुझाव दिए हैं। आपको बता दें कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगा रखी है। डिटेल हमें बताएंगे इस खबर पर और असीम मनचंदा। तो असीम, अब लॉ कमीशन कह रहा है कि देशद्रोह के कानून को जारी रखा जाए, लेकिन कुछ बदलाव भी वो प्रपोज कर रहे हैं। क्या होंगे ये बदलाव और क्या तर्क है इसे जारी रखने के पीछे लॉ कमीशन का? अभी बहुत सारे राज्य देशद्रोह कानून का दुरुपयोग कर रहे थे। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी जनहित याचिकाएं भी दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके एप्लीकेशन के ऊपर रोक लगा दी थी। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार से इसके ऊपर जवाब मांगा था। अब लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। लॉ कमीशन ने इस कानून को जारी रखने की सिफारिश की है। लॉ कमीशन के मुताबिक भारत की परिस्थितियों को देखते हुए इस कानून को निरस्त नहीं किया जा सकता। इससे भारत की सुरक्षा और अखंडता के ऊपर असर पड़ सकता है। अगर सरकार चाहती है तो को लेकर के गाइडलाइंस बना सकती है ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जाए। इतना ही नहीं, लॉ कमीशन ने कई सारे इसमें बदलाव करने की मांग की है। लॉ कमीशन ने कहा है कि इसके अंदर आने वाली जो पनिशमेंट है उसको भी बढ़ा दिया जाए। अभी इसमें अधिकतम पनिशमेंट 3 साल की है और उसमें पेनल्टी लग सकती है, लेकिन लॉ कमीशन के मुताबिक इसको बढ़ा करके 7 साल की सजा करनी चाहिए या फिर आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। अभी केंद्र सरकार ने लॉ कमीशन की सिफारिशें नहीं मानी है और सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले की सुनवाई जुलाई के अंदर करेगा। जी, शुक्रिया असीम इस जानकारी के लिए। WFI के पूर्व चीफ और पहलवानों के बीच टकराव का मामला थम नहीं रहा है। वहीं सहयोगी चैनल CNN न्यूज 18 ने ब्रजभूषण के खिलाफ दर्ज दोनों FIR को हासिल किया है। इसमें 7 शिकायतकर्ताओं ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कड़ी शिकायतें की हैं और इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पीड़ितों ने आरोप लगाए हैं कि मना करने के बाद भी आरोपी ने उनके साथ जबरदस्ती की कोशिश की। इतना ही नहीं, आरोपी दूसरी लड़कियों के साथ भी बदसलूकी करता था। वहीं इस पूरे मामले के गरमाने के बाद बीजेपी आलाकमान भी ब्रजभूषण सिंह से नाराज बताया जा रहा है। हमें बीजेपी सूत्र बता रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह को लगातार मीडिया में जो बयान देने से आलाकमान नाराज है। पार्टी चाहती है कि ब्रजभूषण सिंह फिजूल की बयानबाजी न करें। इस बीच अयोध्या में 5 जून को ब्रजभूषण सिंह की जो रैली होने वाली थी उसके लिए अयोध्या प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है।
इस वक्त देश में डोमेस्टिक फ्लाइट्स इंटरनेशनल फ्लाइट से भी ज्यादा महंगी हैं और सरकार ने अब आसमान छूते किरायों पर सख्ती के लिए एक समूह का गठन किया है। इसके अलावा गो फर्स्ट की खाली रूट्स को भी सरकार बाकी एयरलाइंस को दे रही है। डिटेल बताने के लिए जुड़ गए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, ये वाकई अजीब बात है कि विदेश जाना सस्ता है लेकिन देश में ही हवाई किराया महंगा है। जी, दरअसल सरकार ने नागरिक विमानन मंत्रालय में एक अधिकारियों का समूह गठित किया है जो कि एयरफेयर्स पे नज़र बनाए हुए हैं और खासतौर पे उन रूट्स पे जो कि गो फर्स्ट द्वारा खाली की गई थी। साथ ही जो बाकी एयरलाइंस है उनसे भी प्रस्ताव मंगाया गया है कि वो इस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं। खासतौर पे कुछ एयरपोर्ट जैसे कि श्रीनगर, लेह, अहमदाबाद, पुणे, यहाँ पे गो फर्स्ट की जो फ्रिक्वेंसी थी वो थी, तो उस पर खासतौर पर नज़र है क्योंकि वहाँ किराए काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की बात कही जा रही है। साथ ही इस वक्त किरायों की जो स्थिति है, 2-3 कारण है। गो फर्स्ट का तो कारण है ही, साथ ही समर सीजन पीक पर है, डिमांड काफी ज्यादा है, तो उसका असर किरायों पर क्या पड़ रहा है। तो अभी से एक हफ्ते के बाद का किराया अगर हम देखें कि 9 जून को वन वे किराया जो है, दिल्ली से ले जाना चाहते हैं तो 11,000 रुपए देने पड़ेंगे, दिल्ली से कोची जाना चाहते हैं तो 10,000 देने पड़ेंगे, पुणे जाना चाहते हैं तो 9,000 रुपए देने पड़ेंगे। साथ ही मुंबई से अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप लेह जाना चाहते हैं तो 16,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। लेकिन इससे ज्यादा सस्ता पड़ेगा अगर आप मुंबई से दुबई जाना चाहेंगे, क्योंकि मुंबई से दुबई आपको 9,500 की टिकट ही उस दिन की मिल रही है। साथ ही मुंबई से बैंकॉक की भी 13,000 रुपए में ही आप टिकट ले रहे हैं। साथ ही अगर कोलकाता से आप श्रीनगर या ले जाना चाहते हैं तो वहां पे आपको 16,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप कोलकाता से बैंकॉक जाते हैं तो 9,000 रुपए में आपको टिकट मिल जा रहा है। तो साफ है जिस तरह की डिमांड है खासतौर पर कुछ डेस्टिनेशंस में, उसके मुकाबले में इंटरनेशनल डेस्टिनेशन आपको सस्ते पड़ रहे हैं इस वक्त पीक समर सीजन में। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने टिकट बुक नहीं कराया है वो इन डेस्टिनेशंस को भी देख सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक डेस्टिनेशन से ज्यादा सस्ते में ये टिकट मिल रहे हैं। फिलहाल सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसका असर होने में कुछ हफ्ता लग जाएगा, लेकिन तब तक समर सीजन तो चला ही जाएगा। बात आप सही कह रहे हैं कि जब तक टिकट के दाम नीचे आएंगे तब तक समर सीजन निकल जाएगा। लेकिन अब क्या करें, अगर आपको कलकत्ता जाना है तो आप बैंकॉक चले जाएं, सस्ता पड़ेगा। आपको दिल्ली जाना है तो दुबई निकल जाइए, वो सस्ता पड़ेगा। बहरहाल लेकिन सरकार की नजर इस पर है और एक्शन लिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं बाजार की, जहां हफ्ते का अंत बढ़त के साथ हुआ है। आज सेंसेक्स 119 तो निफ्टी 40 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। ज्यादा डिटेल हमें देंगे सुमित। तो सुमित, बाजार ने हफ्ते की तो अच्छी क्लोजिंग दे दी है। अगर मैं आज के कारोबार की बात कहूं तो कैसा रहा और किन सेक्टर्स और शेयर्स में तेजी भी देखने को मिली है? देखिए, आज भारतीय बाजारों में वैसे तो लास्ट आवर में मतलब वैसे ही खरीदारी थी, आज थोड़ी बहुत बिकवाली हाई लेवल से आई, लेकिन वापस पिकअप हुआ और पिकअप के बाद बाजार हरे निशान में बंद होते हुए दिखाई पड़े। फ्रंट लाइन इंडिसेस में तो बहुत ज्यादा कामकाज नहीं था, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप तो आज एक्शन में थे। हाइस पर अपने नए हाइस पर बंद होते हुए दिखाई पड़े मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस। अच्छी तेजी थी अक्रॉस द बोर्ड और आज मूव में थे। आप मेटल को देख लीजिए, ऑटो देख लीजिए, रियल स्टेट देख लीजिए, बढ़िया खरीदारी वहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही थी। कैश मार्केट के शेयरों में अच्छी तेजी थी। बैकफुट पे थोड़ा सा आईटी, थोड़ा सा एनर्जी रहा, लेकिन अदरवाइज जो बाजार का मोमेंटम था वो काफी स्ट्रॉन्ग साइड पे आप देख रहे हैं और एक अच्छी तेजी वहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। चलिए, तो सुमित ये बताइए कि जैसा मैंने पूछा कि एक्शन कहां रहा, फिर इस तेजी के अंदर कौन से शेयर बहुत उछले, कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा चले? देखिए, कुछ अगर पहले निफ्टी के गेनर्स की बात की जाए, किस तरह से आज निफ्टी में मेजर कंट्रीब्यूशन कौन कौन से स्टॉक्स की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। मेजरली आज हिंडाल्को 3.5% की तेजी, निफ्टी का टॉप गेनर बना। हीरो मोटोकॉर्प 3.25% की तेजी। अपोलो हॉस्पिटल साल के नए हाई पर 3% का उछाल और टाटा स्टील करीब 2% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में अदानी इंटरप्राइजेस करीब 2% नीचे, बीपीसीएल 1.25% नीचे, एचडीएफसी लाइफ 1% नीचे और टीसीएस 0.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में पीएफसी करीब 4% ऊपर, एस्ट्रल 3% ऊपर, जीएसपीएल में 3% का उछाल और लगातार दूसरा दिन जबकि टाटा कम्युनिकेशन में अच्छी तेजी रही, 1370 में बंद हुआ। आज मेटल का दिन था और साथ साथ मिड कैप में कुछ और स्टॉक्स यहां पर, ये सभी बढ़ने वाले शेयर मिड कैप के। कुछ मेटल में जो बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज हिंडाल्को, वेल्सपन कॉर्प, जेएसपीएल और एनएमडीसी, ये कुछ ऐसे नाम जो कि 1.5 से लेकर 3.5% तक की तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। और ऑटो में आज ऑटो नंबर्स का इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। हीरो मोटोकॉर्प में, टीवीएस मोटर, मारुति सुजुकी और संवर्धना मदरसन 2% से लेकर 3.5% तक का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो कुछ हद तक अच्छी कंट्रीब्यूशन आज आपको ऑटो और मेटल की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ेगी। चलिए, तो ये था बाजार का हाल। इधर ऑटो सेक्टर निवेश के लिए बढ़िया हो सकता है, ये कहना है कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाखा। उन्होंने कहा कि ऑटो की डिमांड अच्छी है और इसलिए ऑटो और ऑटो कंपोनेंट से जुड़ी कंपनियों में निवेश बनता है। हमें लगता है ऑटो के अंदर 2 फायदे हो रहे हैं।
एक डिमांड बरकरार है कमर्शियल व्हीकल में, पैसेंजर व्हीकल में, और टू व्हीलर में जो डिमांड नीचे थी वो अब धीरे धीरे बॉटम आउट हो रही है। दूसरा, कमोडिटी प्राइसेस नीचे गिरी है, उस वजह से उन्हें मार्जिन ज्यादा मिल रहा है। तो मार्जिन एक्सपांशन वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से और रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होने की वजह से दोनों बाजू से आ रहा है। हमारे हिसाब से इस वक्त पहला निवेश ऑटो क्षेत्र में पैसेंजर व्हीकल पे करना चाहिए। वहां पे आज भी 6-6, 12-12 महीनों की वेटिंग पीरियड है, और पहले एंट्री लेवल गाड़ी बिकती थी, अब एसयूवी बिकती है। एंट्री लेवल गाड़ी पे आप 3 लाख की गाड़ी बेचेंगे 30,000 कमाएंगे, एसयूवी में 30 लाख की गाड़ी बेचेंगे 3 लाख रुपए कमाएंगे। ये जो एक एक्सपांशन हो रहा है डिमांड का, उस वजह से पैसेंजर व्हीकल कंपनीज को फायदा रहेगा। दूसरी चीज, ऑटो कंपोनेंट्स को देखना चाहिए। बहुत सारी भारतीय कंपनी है जो लोकल मार्केट और ग्लोबल मार्केट दोनों में ऑपरेट कर रही है। ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र में हमें लगता है कि ये लोकल प्लस ग्लोबल दोनों मिला के जो कंपनीज काम कर रही है उन्हें फायदा रहेगा। तीसरी चीज, आप टू व्हीलर स्पेस पे देख सकते हैं, स्पेशली वो कंपनी जिनकी एक्सपोर्ट्स मार्केट में ज्यादा प्रेजेंस है और जो इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ भी प्रयास कर रहे हैं। इलेक्शन के पहले सारी सरकार बड़ी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, तो ये सारी चीजों को अगर हम जमा कर दें तो लगता है कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू सीमेंट, इसमें जनरली एक तेजी बनी रहनी चाहिए। हम कैपिटल गुड्स क्षेत्र में भी अगेन चाइना प्लस वन थीम को प्ले कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्हें ग्लोबल सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। तो इस हफ्ते मार्केट में जो करेक्शन देखने को मिला, आज तो मार्केट बढ़ के बंद हुए, लेकिन हफ्ता करेक्टिव था। क्या वो हेल्दी करेक्शन है? क्या ये बाजार में निवेश के लिए सही वक्त है? आज आवाज अड्डा में इसी पर हम करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर बाजार करेक्शन अच्छा है। आज का आवाज अड्डा। जेएलआर की सवारी के 15 साल पूरे हो गए। टाटा की इस वंडर कार का अब तक का सफर शानदार रहा है। कुछ दिलचस्प आंकड़ों के साथ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित, जो काफी रिसर्च करके लाए हैं लैंड रोवर टाटा जगुआर को। तो सुमित, बड़ा इंटरेस्टिंग था वो एक्विजिशन, काफी चर्चा रही उसकी जब टाटा ने जगुआर लैंड रोवर यानी जेएलआर को एक्वायर किया था। 15 साल बीत गए, कैसी रही है यात्रा? तो जगुआर लैंड रोवर जिसके एक्विजिशन को करीब 15 साल हो चुके हैं, यानी कि सन 2 जून 2008 जबकि जगुआर का एक्विजिशन टाटा मोटर्स की तरफ से किया गया था, और अपने आप में एक हिस्टोरिकल एक्विजिशन आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि 2008 की मंदी में कंपनी ने इतना बड़ा एक्विजिशन किया था। रफली 9200 करोड़ रुपए के आसपास का एक्विजिशन उस फाइनेंशियल टर्मोइल की सिचुएशन में करना अपने आप में एक बड़ी बात है। फोर्ड से ये एक्विजिशन हुआ और एक मल्टीपल एक्विजिशंस के बाद, मल्टीपल टाइम सौदे होने के बाद जेएलआर फाइनली टाटा मोटर्स के बाद आई। टाटा मोटर्स को करीब 2500 करोड़ रुपए का घाटा भी 2009 में झेलना पड़ा, स्पेशली जेएलआर के एक्विजिशन के बाद। इतना ही नहीं, ना केवल कंपनी का घाटा हुआ बल्कि कंपनी की डेट पोजीशन भी काफी ज्यादा बढ़ी। रफली 21,900 करोड़ रुपए के आसपास का डेट कंपनी के ऊपर होता हुआ दिखाई पड़ा, खासतौर से एक्विजिशन के बाद। लेकिन अगर इस कुछ नंबर्स के ऊपर नजर डालिए तो 2008 में जहां 4,950 मिलियन पाउंड के आसपास की कंपनी की रेवेन्यूज थे, अब 22,800 मिलियन पाउंड के आसपास के रेवेन्यूज हुए। तो इस तरह का एक्सॉर्बिटेंट जंप कंपनी की सेल्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। लॉस वाइज हालांकि 40 मिलियन पाउंड का लॉस तब भी था, 64 मिलियन पाउंड का लॉस आज भी है, लेकिन इस ड्यूरेशन में कंपनी ने कई बारी प्रॉफिट भी कमाए हैं। एम्प्लॉय वाइज 17,500 कर्मचारी थे, आज 42,000 के आसपास कर्मचारी, इनफैक्ट 44,000 थे हाल की छटनी के बाद, 42,000 के आसपास कर्मचारी कंपनी के पास अभी भी हैं। इसके अलावा कंपनी की ग्रोथ आपको यहां दिखाई पड़ेगी। 50,000 के आसपास गाड़ियां बिकती थी 2009 में, 2022 तक आते आते करीब 4.25 लाख गाड़ियां कंपनी बेचना शुरू हुई। और टाटा मोटर्स की एक बड़ी डोमिनेंस इसके जरिए आई। चीन में करीब 25% रेवेन्यूज जेएलआर का वहां से आता है, 24% रेवेन्यूज नॉर्थ अमेरिका से, 19% यूरोप से, 17% यूके से और रफली 15% के आसपास के बाकी मार्केट से रेवेन्यूज जनरेट होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से ग्लोबल कंपनी के तौर पे कंपनी की पैठ बनते हुए दिखाई पड़ी। कुल आय का 70% हिस्सा जगुआर से फिलहाल टाटा मोटर्स कमाते हैं और इस तरह के बड़े रेवेन्यूज जनरेटर उनके लिए बने हैं पिछले 15 साल के दौरान।
इस ड्यूरेशन में यानी कि सन 2008 से लेकर आज तक टाटा मोटर्स का शेयर करीब करीब 6 गुना बढ़ चुका है। यानी कि अगर आप देखें तो 14% की CAGR से कंपनी के स्टॉक ने परफॉर्मेंस भी दी है इस मेगा एक्विजिशन के बाद। तो 15 साल जैगुआर के एक्विजिशन और बेमिसाल टाटा मोटर्स के लिए बने भी। तो ये थी बड़ी इंटरेस्टिंग सी JLR की जर्नी। शुक्रिया सुमित, बहुत अच्छे से समअप किया आपने किस तरीके से 15 साल पहले किया हुआ एक्विजिशन आज टाटा मोटर्स का एक तरीके से मेन सोर्स ऑफ इनकम भी हो गया है और एक प्राउड एक्विजिशन तो ये हमेशा से था ही। चलिए आवाज समाचार, अब कुछ और खबरें। आज महिंद्रा ग्रुप की कंपनी स्वराज इंजन्स ने लाइट वेट कैटेगरी में टारगेट नाम से एक नया ट्रैक्टर लॉन्च किया है। 29 हॉर्स पावर और 87 न्यूटन मीटर की टॉर्क के साथ कंपनी ने ट्रैक्टर को 980 kgf की लिफ्ट क्षमता के साथ लॉन्च किया है। कंपनी ने इसमें स्प्रे सेवर स्विच, सिंक शिफ्ट ट्रांसमिशन और वेट इप2 क्लच जैसे आकर्षक फीचर्स भी दिए हैं। 6 साल की वारंटी के साथ कंपनी ने ट्रैक्टर की कीमत को करीब 5,35,000 रुपए के आसपास रखा है। ये जो सेगमेंट है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है और ओवरऑल लाइट वेट ट्रैक्टर भी ग्रो कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि कुछ ही वर्षों में जो ये 50,000 पर ईयर की ट्रैक्टर की सेगमेंट है ये बढ़ के 75 या 80,000 ट्रैक्टर भी हो सकती है। तो हम लोग इसमें ये 2 प्रोडक्ट उतार रहे हैं, आगे जाके इसमें हम और कुछ प्रोडक्ट इनोवेशन भी लेके आएंगे। तो इसके मद्देनजर हमें लग रहा है कि हमें अच्छा मार्केट शेयर मिलना चाहिए। आज जैसे बोलते हैं कि व्हेन द रबर हिट्स द रोड तो ज़्यादा पता चलता है। हम लोगों ने इसमें बहुत मेहनत की है पिछले कुछ सालों में। हमें लग रहा है कि वो मेहनत हमें फल देगी। इसके साथ हम काफ़ी मार्केट रिलेटेड ऑन द ग्राउंड एक्टिविटी करेंगे, अपना प्रोडक्ट को रैंप अप करेंगे। तो पहले हम कर्नाटका और महाराष्ट्र से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे हम इसमें और स्टेट्स भी ऐड करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं सालगिरह मनाई जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में मनाई जा रही है। महाराष्ट्र में 7 दिनों तक चलने वाले समारोह के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो मैसेज टेलीकास्ट किया गया। पीएम ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज साहस के प्रतीक हैं और उनका जीवन आदर्श प्रेरणा के स्रोत है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 350 साल पहले के उस कालखंड का एक अद्भुत और विशिष्ट अध्याय है। इतिहास के उस अध्याय से निकली स्वराज, सुशासन और समृद्धि की महान गाथाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं। राष्ट्र कल्याण और लोक कल्याण उनकी शासन व्यवस्था के मूल तत्व रहे हैं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। 12वीं के बाद कैरियर और कोर्स के चुनाव पर कंज्यूमर अड्डा की खास सीरीज जारी है। तो आज इस सीरीज में आपको बताएंगे साइंस स्ट्रीम के बारे में। देखिए साइंस में टॉप के कोर्सेज, कॉलेजेस और कैरियर के बारे में सार्थक चर्चा कंज्यूमर अड्डा में आज शाम 5:57 पर हमारी खास सीरीज 12वीं के बाद साइंस के साथ आज का कंज्यूमर अड्डा।